हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली बार जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो इस बार हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो उससे एक स्तर ऊपर रहेगा, जो कि है एक्सेलरेशन। दोस्तों कई बार हमें फील होता है कि गाड़ी जो है वो हमारी धीरे चल रही है या तेज चल रही है। दोस्तों ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी जगह पर जल्दी पहुंच पाए, या हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रुक कर वहाँ पहुँचे तो हम अपनी वेलोसिटी को कम करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं दोस्तों एक्सेलरेशन के दायरे में आती है। हमारी गाड़ी में भी, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में भी हम बात करें तो एक जो पॉइंट होता है वो एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेट, जिससे हम गाड़ी की वेलोसिटी को समय के अनुसार तेज या धीरे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी जुड़ी हुई हैं सारी की सारी फिजिक्स से, क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी तेज जाना है, कहीं पर भी धीरे जाना है, तो हमारी ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमें एक्सेलरेट करने की और इसी तरीके से डी एक्सेलरेट करने की। तो वहीं से जुड़ा हुआ है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन क्या है ये समझाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि पिछली बार हमने आपको एक कर्व के बारे में बताया था। दोस्तों ये कर्व जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कर्व जो है वो आपको y और x की फॉर्म में अगर हम बताएं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x जैसे जैसे बदलेगा, x एक वेरिएबल क्वांटिटी रहेगी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगी, इंडिपेंडेंट, ओके। यानी कि x जो है वो कैसे भी बदल सकता है, लेकिन y जो है वो भी वेरिएबल होगा और डिपेंड करेगा x के बदलने पर, यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? जब हम कर्व बनाएंगे x और t के बीच में, जो कि हमने पिछली बार बनाया था, और हम जब कर्व बनाएंगे v और t के बीच में, ठीक है, और हम कर्व बनाएंगे a और t के बीच में। तो ये सभी कर्व में हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ को समझने की कि किस तरीके से कोई ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम xt कर्व को इस तरीके से बताते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा xt कर्व इस तरीके का है तो दोस्तों ये बता रहा है कि समय के साथ आप बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी यहाँ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी यहाँ है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी आप 2 मीटर पर ही खड़े हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप मोशन में नहीं हैं, आप स्टेशनरी हैं, आप रुके हुए हैं एक जगह, तभी आप हर समय पर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसको इस तरीके से कर दें दोस्तों, इस तरीके से, तो क्या ये पॉसिबल है? हम देखें कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप मान लीजिए ये 1 है और ये 3 है, तो मान आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप 1 पर भी हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप 2 मीटर पर भी हैं, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप 3 मीटर पर भी हैं। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही समय पर आप 3 जगह उपस्थित हो? तो ये कर्व बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको एनालिसिस करनी होंगी और ये समझनी होंगी कि कर्व को हमें किस तरीके से समझना है। बात करें अगर जेई की, तो वहाँ तो कर्व का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक कर्व इस तरीके का है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर है, 2 पर 2 पर है, 3 पर 3 पर है, यानी कि समान या सेम टाइम इंटरवल के बाद सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है।
ऐसा तभी हो सकता है जब आपने वेलोसिटी को सेम रखा हो, और ये हमें मिलता भी है। क्यों? क्योंकि v जो है वेलोसिटी है वो है आपका dx/dt, यानी कि xt कर्व का जो स्लोप है, tan थीटा स्लोप है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। और यहाँ अगर हम देखें तो थीटा जो है वो फिक्स है, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी, क्योंकि यही tan थीटा भी है, ठीक है, यही m भी है, तो अगर आप देखें कि थीटा फिक्स है, क्योंकि इस लाइन, दोस्तों लाइन का स्लोप तो बदल नहीं सकता कभी, बीच में लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी होती नहीं है, तो उसका स्लोप नहीं चेंज हो सकता, तो उसका स्लोप थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है वो आपकी फिक्स रहेगी। फिक्स का मतलब है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, जो कि हम थोड़े देर में करने वाले हैं, तो उससे हमको पता चलेगा कि xt कर्व जो है वो आपका dx/dt यानी वेलोसिटी सेम रह रही है, ठीक है। तो अगर सेम वेलोसिटी है तो 1, 2 और 3 पर वेलोसिटी सेम है, तो सेम है तो सेम कर दीजिए। सेम का है मतलब एक जैसी है, एक जैसी है का मतलब एक ही है, तो एक ही है का मतलब फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी आपकी फिक्स हो गई। अब बात करें हम कि हमारी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी का चेंज नहीं होना। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो कर्व की हमने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है, बाकी नॉलेज हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से देंगे, ठीक है, और बीच बीच में देते रहेंगे न्यूमेरिकल्स में आपको। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, जैसे इसको भी हम आपको कर्व के माध्यम से समझाएं अगर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमको चाहिए एक वेलोसिटी का टाइम के साथ कर्व, ठीक है। अभी हमने जो आपको कर्व बताया था उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि t=1 सेकेंड पर भी आप t=2 और t=3 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी है दोस्तों वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो 1 पर भी 3 मीटर पर सेकेंड, 2 पर भी 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 पर भी 1 और 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब थ्रू आउट आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो है आपका चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब जो वेलोसिटी बाद में हो गई और जो पहले थी। और रेट के बारे में हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में जब भी रेट की बात होगी तो नीचे आएगा समय, तो t2 माइनस t1, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब क्योंकि आपके यहाँ पर डेल्टा v नहीं था, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में देखना भी चाहूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या चेंज हुई है, तो यहाँ पर भी आपकी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि आपका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज होगा, 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यही है एक्सेलरेशन।
प्रति सेकंड, पर सेकंड आप वेलोसिटी में कितना चेंज ला रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ आप बिल्कुल भी चेंज नहीं ला रहे हैं। ये उस इंडिया में चलने वाले ट्रक्स की तरह हो गया है, जहाँ पर ट्रक वाले ईंट रख देते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर और कंटिन्यूस सेम वेलोसिटी से वो चलता रहता है। उसकी वेलोसिटी को फिक्स कर देते हैं कि अब ये ना हम इसको बार बार दबाएंगे, ना हम इसको बार बार उठाएंगे, और आराम से ये उसी स्पीड से, स्पीड वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो ये आपका एक होता है। लेकिन कुछ कर्व, मान लीजिए हम एक्सेलरेशन को पिक्चर में लाना चाहते हैं, तो यहाँ हम देखें कि वेलोसिटी और टाइम का कर्व, दोस्तों वेलोसिटी और टाइम का कर्व हम बना रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम के कर्व में अगर आप देखें, ठीक है, ओरिजिन से पास कर देते हैं इसको, ये पास हो रहा है आपका ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, अगेन वही चीज कि आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अगर आप इस ड्यूरेशन में निकालें तो कितना बन रहा है आपका, कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए आप। यहाँ के कोऑर्डिनेट 3 3, यहाँ के कोऑर्डिनेट 2 2, यहाँ के कोऑर्डिनेट 1 1, ठीक है। तो इतने का स्लोप अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -2 अपॉन 3 -2, दैट इज 1/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगेन आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में आपका एक्सेलरेशन, तो इस ड्यूरेशन में आपका एक्सेलरेशन रहा है 2 - 1 अपॉन 2 - 1, दैट इज 1 अपॉन 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रहना सेम रहा है एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहा है और सेम रहना भी चाहिए था। क्यों? अब आ जाइए कर्व पर। दोस्तों A = डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी स्लोप को, ठीक है, क्योंकि स्लोप भी आप देखेंगे तो यही होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इसको अपन dy/dx भी लिख सकते हैं और इसी को हम कहते हैं स्लोप या टेन थीटा, ठीक है। क्योंकि आप अगर यहाँ थीटा निकालना चाहें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर में बेस का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। तो हर तरीके से आप देखें तो ये जो है वो आपके एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कर्व के स्लोप को? ये कर रहा है आपके वीटी कर्व के स्लोप को। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, जिस तरीके से एक्सटी कर्व का स्लोप आपको वेलोसिटी दे रहा था, उसी तरीके से वीटी कर्व का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इस थ्रू आउट पॉइंट पर कांस्टेंट है और रहना भी चाहिए, क्योंकि लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो सकता और स्लोप है एक्स एक्सिस पर झुकाव, ठीक है। तो यहाँ लाइन का चेंज नहीं हो सकता। इस लाइन का स्लोप, मान लीजिए ये मार्कर है, ये एक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये तो है नहीं कि इसका स्लोप चेंज हो जाएगा। तो इसका स्लोप, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है और यही कारण है। और वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और वो एक्सेलरेशन भी हमारा इसीलिए कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप इस ड्यूरेशन में भी देखेंगे तो वो 1 ही आएगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि अभी आपकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और एक विशेष रेट से बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। समझ में आया दोस्तों? तो इसको कहते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। वही सेम चीज है, इसको कहते हैं हम सेम
एक्सेलरेशन एवरेज। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब यहाँ तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एज सच कोई मीनिंग निकलता नहीं है, हालांकि आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल के उसकी वैल्यू, उसको एक कर्व का फॉर्म दे के आप कर सकते हैं, लेकिन दिखने में ही पता चल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कर्व लेते हैं, इस तरीके का एक कर्व लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का पर्टिकुलर टाइम तो हमको देखना है यहाँ का टाइम, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जबकि हमको कर्व दिया हुआ है कि आपका जो वीटी कर्व है वो कुछ इस तरीके का है। तो आपको बताना है ए एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ठीक है, बता देंगे। तो वीटी कर्व आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको पूछा जाता अगर एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप कैसे निकालते, आप निकालते ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के सहारे। तो यहाँ से आप डेल्टा टी लेते और यहाँ से आप डेल्टा वी लेते। ठीक है, ऐसा ही करते, लेकिन हमें डेल्टा कर लीजिए इसको, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो इतने बड़े इंटरवल को लेकर आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर सकते, तो आपको इंटरवल छोटा करना होगा ताकि आप एक विशेष इंस्टेंट पर वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लिमिट डेल्टा टी को इतना छोटा कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। ये रहा आपका डेल्टा टी, इसको कर दीजिए 0 के बराबर। अब आपको केवल एक लाइन दिखेगी और वो लाइन होगी आपकी उस इंस्टेंट वाली लाइन जिस पर कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। इसका मतलब वेलोसिटी वाले कर्व का अगर आप सिंगल डिफरेंशिएशन बता दें, ठीक है, तो सिंगल डिफरेंशिएशन बता दें तो वो क्या होगा a, और वो किस पॉइंट पर निकलेगा, वो निकलेगा आपका एट टी पॉइंट पर। ठीक है, ये टी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पूरे कर्व पर कुछ भी। तो जैसे ही आप उस पे उसका स्लोप निकालेंगे, तो हम यहाँ निकालते हैं स्लोप dv अपॉन dt इक्वल टू 2t+1। ठीक है, तो अब ये जर्नल इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन की, इसमें आप t की वैल्यू रखते जाइए और आपको एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। तो अगर हम रखते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू dv बाई dt 2t+1, कैसे किया है इसका हमने, t की पावर n का होता है, t की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू टी की पावर n-1। कैसे, x की पावर n का कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, उसी आधार पर 1। तो 1 क्या है, x की पावर 0 है, तो इसका करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, x की पावर 0 है तभी तो 1 है, तो 0 इंटू एक्स की पावर, ये कितना हो गया आपका 1। तो 1 का कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 0-1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसका आपका कितना हो जाएगा 0। और वैसे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो डिफरेंशिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को, और कांस्टेंट में कोई भी चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो हम t के साथ चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कल 2 है, 2 बजे कोई क्वांटिटी आपके जेब में 2000 रुपये हैं, तो 3 बजे वो 2000 रुपये आपके 3000 तो हो नहीं जाएंगे, वो 2000 तो आपके 2000 ही रहेंगे, तो उनमें चेंज पॉसिबल नहीं है। जो भी फिक्स क्वांटिटीज़ या कांस्टेंट होते हैं उनमें चेंज नहीं होता है। तो a इक्वल टू हो गया आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए था आपको, तो 1 सेकेंड रख दीजिए इसमें,
2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 2 और 1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका तरीका है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालने का, और ये है आपका तरीका एक्सेलरेशन एवरेज निकालने का। ओके, एवरेज में आपको करना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब हम एक और बात कर लेते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन हमने डिस्कस कर दिया है, एक बार लिख ले इसको। इसके बाद एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ आपने देखा है। एक और चीज़ जो है वो है इंटीग्रेशन, यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ जो है दोस्तों वो किया जाता है जोड़ने में, चीज़ों को इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। ये समेशन का ही एक रूप है। समेशन जो है जिसमें कि आप कंटिन्यूसली चीज़ों को जोड़ते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का साइन n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 10 तक। ठीक है, ये आपने साइन देखा होगा, इसी का एक फॉर्म है। इसमें क्या है कि चीज़ें फिक्स रहती हैं तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में चीज़ें फिक्स नहीं हैं। जैसे इंटीग्रेशन का यूज़ इन काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं हम टू फाइंड आउट द एरिया, टू फाइंड आउट द एरिया। अब आप बोलोगे सर ये एरिया निकालने की ज़रूरत काइनेमेटिक्स में कहाँ आ गई? देखिए, अभी पहले आप सीख लीजिए कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है, मान लीजिए आपका कोई ये कर्व है और इसका हमको निकालना है एरिया। ठीक है, ये t और ये मान लीजिए x या v जो भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं कि इसका एरिया आपका किसी फॉर्मूले से तो निकलने वाला नहीं है। हालांकि जो फॉर्मूले आपके पास में हैं वो भी इंटीग्रेशन की ही पैदाइश है, वो भी इंटीग्रेशन से ही निकाले गए हैं। ठीक है, तो मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर जो वॉल्यूम है स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, जो सब फॉर्मूलाज जो आप देख रहे हैं वो सब आपके एक इसी तरीके से निकाले गए हैं, जो तरीका भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों यहाँ v जो है वो t का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ये t³ प्लस 2t प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, मान लीजिए ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आप वैल्यू रखते जाइए, ये कर्व बनता जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए इसका एरिया। तो हम एरिया ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसा कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। एक तरीका है, तरीका ये है कि ये बदल रहा है आपका t1 से लेके t2 तक। ठीक है, t1 से लेके t2 तक का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से एक छोटा सा एक पट्टी काट के अलग करता हूँ, छोटी सी एक पट्टी इसमें से अलग कर लेता हूँ, जिसकी मोटाई होगी डेल्टा t, या हम इसको लेते हैं dt। ठीक है, इस समय v की कुछ वैल्यू रही होगी जो कि t पर डिपेंड करेगी डेफिनेटली, क्योंकि इस कर्व, ये कर्व इसी से बना है तो इसका एक कोई ना कोई पार्ट ये कर्व भी होल्ड करता होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस पट्टी का एरिया निकाल लीजिए आप। अभी हमारा टारगेट है इसका पूरा एरिया निकालना। तो इस पट्टी का एरिया मैं निकाल सकता हूँ लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो लेंथ है इसकी v जो कि t पे डिपेंड है डेफिनेटली, और विड्थ है इसकी, ब्रेथ है इसकी dt। ये निकल गया आपका एरिया।
लेकिन ये एरिया आपको केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना, इसको जोड़ते जाना है आपको T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक। तो आपको जो है एरिया मिल जाएगा, ये आपको छोटी लाइन का एरिया मिलेगा DA, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to A, यानी कि एरिया आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका A इक्वल टू T1 से लेके T2 तक आपको VDT को इंटीग्रेट कर देना है। T1 ये हो गया आपका T2, तो ये आपका हो गया एरिया का इंटीग्रेशन फाइंड आउट बाय एरिया फाइंड आउट बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। अब आप इसमें रख दीजिए वैल्यू, v की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, क्या, क्योंकि v आपका फंक्शन है t का, तो t में जो भी वैल्यू हो वो आप रख दीजिए, उसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन के लिए हम आपको बता दें x की पावर n का इंटीग्रेशन ये इन सबसे इसी से होगा सब, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि अगर मान लीजिए मुझे 2t² का करना है तो 2 तो कांस्टेंट है, t² का हो जाएगा +1 अपॉन 2+1, तो ये हो जाएगा 2t³ 3। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सबका हो जाएगा, तो ये मान लीजिए t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2t³ अपॉन 3 प्लस t की पावर 2 प्लस कांस्टेंट का t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज x की पावर 1 अपॉन 1 दैट इज x। तो x की पावर 0 या फिर कांस्टेंट का कितना हो जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही हो जाता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। अब हम आते हैं कि हमारे केस में ये क्या ज़रूरत रखता है। हमारे केस में ये ज़रूरत रखता है कि हमने ये देखा था कि v जो है वो dx/dt है और a जो है वो dv/dt है। तो हम यहाँ से dx की वैल्यू पता कर सकते हैं जो होगी vdt, और यहाँ से हम पता कर सकते हैं dv की वैल्यू जो होगी adt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें अगर हम मान लीजिए, तो ये होता है आपका टोटल जोड़ के dx जोड़ के कितना हो जाएगा x और vdt। इसका मतलब ये एरिया अंडर कर्व बता रहा था दोस्तों, vdt इज द एरिया अंडर vt कर्व। तो एरिया अंडर vt कर्व क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको निकालना हो डिस्प्लेसमेंट तो आप vt कर्व का एरिया निकाल लीजिए। सेम हियर यू विल फाइंड आउट adt, यानी कि थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो एरिया अंडर AT कर्व क्या देगा आपको, वेलोसिटी। ठीक है, अब एक छोटा सा अपन एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे अगर, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा अगेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका हो गया एक
चक्र, dx बाय dt, dv बाय dt, adt और vdt। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों कि x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको x यानी डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक केवल बेस बन रहा है, अभी तक हमने टेक्निकल कुछ डिस्कस, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ प्लेस पे आपने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। न्यूमेरिकल आपके बनेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन के जो बताया कि आप कितनी देर में कहाँ पहुँच सकते हैं, ये सब आपको अब पता चलेगा जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन। मैंने आपको हमेशा बोला है सक्सेस इज रिवीजन, सक्सेस रिवीजन से मिलेगा। एक चीज को अच्छे से पढ़ने से अच्छा है उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि आपके दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाएगा वो, और फिर आप जब भी उसको याद करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश ही करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम सेट हो जाएगा वो। ठीक है, जिस तरीके से हम अलमारी में अपने बुक्स को रखते हैं तो हमें टाइम पर वो बुक्स मिल जाती है, उसी तरीके से आपको नॉलेज को माइंड में सेट करना है ताकि टाइम आने पर वो नॉलेज आपको यूज़ कर सके न्यूमेरिकल में। तो रिवीजन करते रहिए। तब तक थैंक यू।